सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे उपभोग प्रवृत्ति के बारे में। जैसे बचत प्रवृत्ति को जाना, वैसे अब उपभोग प्रवृत्ति को जानेंगे और फिर जानेंगे इनको प्रभावित करने वाले तत्व, जिन्हें घटक और आयाम भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाए उपभोग प्रवृत्ति के कौन से आयाम है, कौन से घटक है, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो देखो, सबसे पहले इसका अर्थ में लिखा है फ्रेंड्स यहाँ कि आय तथा उपभोग के बीच संबंध को उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। मतलब आय और उपभोग के बीच जो संबंध होता है उसे उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। अर्थात आय के आधार पर व्यक्ति उपभोग करता है। आय में कमी तथा वृद्धि होने पर उपभोग में भी कमी तथा वृद्धि होती है, किंतु याद रहे आय की तुलना में उपभोग कम ही होता है। आय और उपभोग में कैसा संबंध है फ्रेंड्स? यहाँ पे प्रत्यक्ष संबंध। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है। उपभोग का मतलब होता है खर्चा, किसी चीज का उपभोग करना, किसी चीज को कंज्यूम करना, उसको खरीदना उपभोग कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आय तथा उपभोग के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति का उपभोग भी बढ़ता है, किंतु आय और उपभोग के बीच बराबर संबंध नहीं है। मतलब कि आय की तुलना में उपभोग हमेशा कैसा होता है? कम होता है। व्यक्ति को 50,000 मिलते हैं तो वह इसमें से कितना खर्च करेगा? जैसे कि यहाँ 35,000 वो खर्च कर रहा है तो 15,000 की यहाँ पर सेविंग करता है। ठीक है, तो आय के आधार पर हमने यहाँ पढ़ा, आय में कमी तथा वृद्धि के होने पर उपभोग में भी कमी तथा वृद्धि होती है और आय की तुलना में उपभोग हमेशा कम ही होता है। तो यहाँ कम ही हुआ है। क्लियर? अब देखो इसको प्रभावित करने वाले तत्व, जैसे मौद्रिक आय, आय का वितरण, वित्तीय नीति, भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की आशा और ब्याज की दर। इन बातों से प्रभावित होकर व्यक्ति अपने उपभोग को बढ़ा भी लेता है और घटा भी लेता है। मतलब ये जो 5 कारण है, इन कारण से हम देखते हैं कि कब व्यक्ति किसी चीज को ज्यादा खरीदता है और कम खरीदता है। ठीक, तो पहला है यहाँ मौद्रिक आय। इसका मतलब है जब मौद्रिक आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय में वृद्धि हो जाती है और जब मौद्रिक आय घट जाती है तो उपभोग व्यय भी घट जाता है। मौद्रिक मतलब व्यक्ति का पैसा। जब व्यक्ति के पास पैसा बढ़ता है तो उसका उपभोग बढ़ता है और जब पैसे की कमी होती है, उसकी आय कम हो जाती है, वेतन कम हो जाता है, तो उसका उपभोग भी कम हो जाता है। मतलब वह किसी चीज को खरीदना कम कर देता है। उपभोग का मतलब याद रखना, किसी वस्तु को खरीदना। पैसा ज्यादा है तो ज्यादा मात्रा में वस्तु को खरीद लिया। 10 की जरूरत है 15 खरीद ली, और जब पैसा कम है तो 10 की जरूरत है तो व्यक्ति 8 ही खरीदता है। ठीक, अब सेकंड देखो, सेकंड है यहाँ आय का वितरण। वितरण मतलब बांटना। यदि आय धनी वर्ग के बजाय गरीब वर्ग के हाथों में पहुंचती है, धनी वर्ग के बजाय गरीब व्यक्ति के हाथों में पहुंचती है, तो उपभोग व्यय में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होता है उनकी आवश्यकताएं अनंत होती है, इसलिए जितना भी पैसा आता है वो सारा उपभोग कर लेते हैं। यदि आय का वितरण असमान होता है तो उपभोग व्यय घट जाता है, और यदि वितरण समान होता है तो उपभोग व्यय बढ़ जाता है। तो यहाँ आय के वितरण में कहा गया है कि अमीर व्यक्ति की तुलना में गरीब व्यक्ति क्या करता है? ज्यादा वस्तु का उपभोग करता है। तो अगर आप आय का वितरण मतलब कि ये जो आय का वितरण असमान होता है तो उपभोग व्यय हमेशा क्या होगा? घटेगा। समान मतलब अमीर गरीब दोनों की आय समान होगी, और यदि वितरण दोनों का समान रहेंगे तो उपभोग हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, एंड लास्ट थर्ड है इसमें वित्तीय नीति। जब अप्रत्यक्ष कर अधिक लगाए जाते हैं तो उपभोग प्रवृत्ति घट जाती है। अप्रत्यक्ष कर मतलब वस्तुओं पर लगने वाला कर। जैसे हम मार्केट से कुछ भी वस्तु लेके आते हैं तो उसमें इंक्लूडेड ऑल टैक्स लिखा होता है उसकी एमआरपी रेट के साथ। तो अगर अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है तो वस्तु की कीमत क्या होगी? ज्यादा होगी, और ज्यादा कीमत पर वस्तु को नहीं खरीदा जाता है तो उपभोग व्यय कैसा हो गया? कम हो गया। और जब प्रत्यक्ष कर अधिक लगाए जाते हैं तो उपभोग प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। अब प्रत्यक्ष कर का मतलब यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, जैसे आय पे लगने वाला कर, टोल टैक्स, ये अगर ये कर अधिक लगाए जाएंगे तो उपभोग प्रवृत्ति लोगों की क्या होगी? बढ़ेगी। अप्रत्यक्ष कर का गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब कि वो संतुलन की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर धनी व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। प्रत्यक्ष कर धनी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मतलब कि प्रत्यक्ष कर वही आयकर, टोल टैक्स, अगर व्यक्ति की आय पर कर बढ़ा कर लिया जाएगा तो उनको एक साथ कर की राशि भुगतान करने में असुविधा होगी। एक बार फिर देखो, वित्तीय नीति। यदि अप्रत्यक्ष कर वस्तु पर लगने वाले कर
है ना, लगाए जाते हैं अधिक मात्रा में, तो उपभोग प्रवृत्ति घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि वस्तु की कीमत कैसी होती है? अधिक होती है, और अधिक कीमत होने के कारण उसकी मांग नहीं की जाती। इसके विपरीत जब अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, जब प्रत्यक्ष कर अधिक लगाए जाते हैं तो उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और अप्रत्यक्ष कर का गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर का जैसे प्रत्यक्ष कर जो होता है वो अमीर और गरीब दोनों पर अलग अलग रूप से लगता है, जिसकी जितनी आय होती है उसको उतना कर देना पड़ता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो तो अमीर और गरीब दोनों के लिए समान होता है। 10 रुपए की कोई वस्तु है तो अमीर को भी उसी 10 रुपए मिलेगी, गरीब को भी उसी 10 रुपए में मिलेगी। इसलिए अप्रत्यक्ष कर का गरीबों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके साथ समान व्यवहार नहीं हुआ। यहाँ पर अमीर गरीब के लिए समान वस्तु रखी गई, जबकि प्रत्यक्ष कर में आय के आधार पर कर लगता है। तो प्रत्यक्ष कर धनी व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्ष कर का। ठीक। एंड अगला है भविष्य में कीमत बढ़ने या घटने की आशा। इसमें लिखा है यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा हो तो वर्तमान उपभोग में वृद्धि हो जाएगी, और इसके विपरीत जब भविष्य में कीमत घटने की आशा हो तो वर्तमान में कमी हो जाएगी। जैसे हम सोचते हैं कि आज कोई वस्तु, जैसे सोना, हम सोचते हैं कि सोना अभी 45 का चल रहा है, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि अब शादी आने वाली है, सोना बढ़ जाएगा, सोने का भाव बढ़ जाएगा, तो हम उसको आज ही ज्यादा मात्रा में खरीद लेते हैं। तो भावी कीमतें, भविष्य में अगर कीमत बढ़ने की आशा रहती है तो वर्तमान में ही किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होने लगती है। और इसके विपरीत यदि हम सोचते हैं कि अब बारिश का मौसम आने वाला है या अब शादियां खत्म हो गई है तो अब सोने के भाव उतरेंगे, है ना, तो हम बढ़े हुए मूल्य पर वर्तमान में खरीदी नहीं करते, भविष्य का इंतजार करते हैं। ठीक है फ्रेंड। एंड लास्ट पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स हम यहाँ पर ब्याज की दर। इसमें लिखा है जब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो उपभोग पर व्यय कम हो जाता है तथा बचत में वृद्धि हो जाती है। हर एक व्यक्ति अपनी बची हुई बचत को कहाँ जमा करता है? बैंक में। क्यों जमा करता है? उसका पैसा सुरक्षित रहता है और दूसरा उसे ब्याज मिलता है। तो जब क्या हो रहा है कि ब्याज ऊंची दर से मिल रहा है तो हर एक व्यक्ति अपना पैसा बैंक में जमा कराएगा और पैसे का ब्याज कमाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर उपभोग कम हो गया। और इसके विपरीत जब ब्याज की दर यहाँ पर कैसे हो जाएगी फ्रेंड्स? ब्याज की दर जब कम हो जाती है तो उपभोग पर व्यय बढ़ जाएगा तथा बचत में कमी होगी। जब बैंक क्या करेगा? कम दर से ब्याज देगा तो व्यक्ति अपना पैसा जमा न करते हुए खर्च करेगा, मतलब उपभोग बढ़ेगा और बचत कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में यहाँ पे आपको उपभोग प्रवृत्ति और उसको प्रभावित करने वाले तत्व? फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।